उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th की पोइम इंक्लिंग्स फ्रॉम द डार्क करने जा रहे हैं। ये जो पोइम है, इसके जो पोइट हैं वो कौन है? रहमान राही। ये जो पोइट थे, इनका जन्म 1925 में हुआ था। ये पोइट जो है कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने जो पोइम जे वाली जो लिखी थी इंक्लिंग्स फ्रॉम द डार्क, ये भी पहली बार कश्मीरी भाषा में ही लिखी गई। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। चलिए पोइम को शुरू करते हैं। Just a night, my sleep driven off, and the thread of my fancy slit. I espied an eagle in the wild shadows of my mind. On its beak, in the same old fashion, smoldered the blood of the doe, whose feathers were shed by hilltops into the atmosphere. Turning my head on the pillow, I sighed a deep, dark chasm, and rose and leaned my back against the wall, with the cool of the winter in the marrow of my breast. पोइट जब ये कविता शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, तो उसके मन में तब एक निराशा थी, चिंता थी। बट जैसे जैसे वो अपनी पोइम को आगे बढ़ाता जाता है, तो लास्ट में जब वो अपनी पोइम खत्म करता है, तो वो एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ वो पोइम को खत्म करता है। उसके मन में जो भी निराशा थी वो भी आशा में बदल जाती है। तो फर्स्ट लाइन में उसने लिखा है, जस्ट अ नाइट माई स्लीप ड्रिवन ऑफ एंड द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट. In this line, the poet says that he was lost in his thoughts and fancies last night as his sleep was disturbed. पोइट का कहने का मतलब जस्ट अ नाइट मीन्स जो रात गुजर चुकी थी। पोइट कहता है कि उसकी जो नींद थी वो क्या हो जाती है, रात में डिस्टर्ब हो जाती है, खुल जाती है, और वो एक सपने जैसे देखते हैं। मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो क्या देख रहा है अपने उस सपने में? आई एस्पाइड एन ईगल इन द वाइल्ड शैडोज ऑफ माई माइंड. उसने क्या देखा? एस्पाइड होता है देखना, सा। वो देखता है एक ईगल को, ही सॉ एन ईगल. On its beak, in the same old fashion, smoldered the blood of the dove. उसकी जो चोंच थी, उसकी चोंच में एक डोव था। उसने एक पक्षी को पकड़ लिया था जो कि मरा हुआ था। The eagle had a dove in its beak. The poor dove was dead. और वो जो पक्षी था, डोव था, वो मर चुका था। Whose feathers were shed by the hilltops into the atmosphere. The poor dove was dead. His feathers were thrown on the hilltops. जो feathers थे, उसके जो पंख थे, वो बिखर रहे थे पूरे, जो भी वहां पे हिल टॉप्स मैंने पहाड़ों के ऊपर, जैसे वो लेके उसको उड़ रही थी और मर चुका था, उसके पंख इधर उधर गिर रहे थे। तो उसको जो एटमॉस्फेयर था, उसका जो दिमाग में जैसे बातें चल रही थी, उसको मरी हुई चीजें दिख रही थी, तो वो क्या कर रहा है, उसको चिंता हो रही थी, उसको निराशा हो रही थी। टर्निंग माई हेड ऑन द पिल्लो आई साइड ए डीप डार्क chasm. अब वो क्या करता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो वो क्या करता है, अपनी जो अपना जो साइड होती है वो उसको चेंज करता है और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है। And rose and leaned my back against the wall with the cool of the winter in the marrow of my breast. He suddenly got up, leaned his back against the wall. वो एकदम से उठ जाता है, रोज मैंने उठ जाना, और अपनी जो बैक है वो वॉल के अगेंस्ट कर देता है, मतलब अपनी पीठ जो होता है वो वॉल के अगेंस्ट कर देता है। और फिर जब वो उठता है, विद द कूल ऑफ द विंटर इन द मैरो ऑफ माय ब्रेस्ट, he felt the cool of the winter in the whole of his body. वो जो ठंडक थी, सर्दी की जो ठंडक थी, वो अपनी पूरी बॉडी में महसूस करता है। मीन्स इससे पता चलता है कि जो पोइट था, वो उसकी जो फीलिंग्स थी वो क्या थी, निराशा थी, वो चिंता में था, क्योंकि उसके सपने में ये जो हिंसात्मक जो वो थी, उसके जो
उस विचार आ रहे थे उसके सपनों में। My lips froze dry as whisperings reached me from outside the window. The snowflakes were sailing into the shelter of the crevice. Not a mouse did creep from under the box to the store cabinet. In place of my upper garment, a cat hung by the hanger. Rubbing my eye, I tried to pull the quilt up to my cold back. But oh, the congery shook and the cold, hapless ashes kissed my feet, while the owl hooted outside. Oh, woe! To you, oh, woe! Fain would I have raised a cry of lament, had my heart stood by me. My lips froze dry as whispering reached me from outside the window. In this line, the poet says that he heard some whisperings coming from outside the window. पोइट जहाँ पे कहना चाहता है कि जो उसके होंठ थे वो भी जम गए, जैसे ही उसने विस्परिंग्स होता है जैसे फुसफुसा के बातें करना, जैसे ही उसने सुना कि खिड़की के बाहर कोई बातें कर रहा है तो वो डर के मारे उसके होंठ भी जम गए। The snowflakes were sailing into the shelter of the crevice. The snowflakes were falling gently into the cracks in the windows. Crevice होता है गैप्स होना। पोइट कहता है जहाँ पे स्नोफ्लेक्स मैंने जो बर्फ पड़ रही थी उसके जो गोले थे वो उन गैप्स में जो खिड़की के बीच में कुछ छेद थे वहां से वो अंदर की तरफ गिर रहे थे। Not a mouse did creep from under the box to the store cabinet. इवन की जहाँ का जो माहौल था इतना डरावना था कि इवन की जो माउस था, जो चूहा था, वो भी कहीं जो बॉक्स के नीचे छुपा हुआ था वो भी कहीं हिलजुल नहीं रहा था। मीन्स वो भी स्टोर में रखी हुई जो अलमीरा थी उसकी तरफ वो भी हिल के नहीं आया। मीन्स वो भी चुप करके बैठा हुआ था, उसको भी डर लग रहा था। इन प्लेस ऑफ माई अपर गारमेंट कैट हंग बाय द हैंगर। There seemed to be no end to his feelings of fear. जहाँ पे कोई भी जो दर्द उसके अंदर जो डर था उसका कोई भी अंत नहीं था। He was further frightened on seeing a cat hung by the hanger. वो और डर जाता है जब वो देखता है एक जो बिल्ली थी वो हैंगर के साथ, मरी हुई बिल्ली हैंगर के साथ टंगी हुई थी। Rubbing my eye, I tried to pull the quilt up to my cold back. He rubbed his eyes in surprise as if he could not understand what was happening around him. मीन्स वो आंखें अपनी ऐसे मलता है, कोई जो होता है वो अपनी आंखें मलता है, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, अपने देखे हुए पे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो जो अपने आसपास चीजें देख रहा है कि वो सच्ची हैं या कहीं मेरे में कोई सपना तो नहीं देख रहा है, इसलिए वो अपनी आंखों को मलता है। डर के मारे वो क्या करता है, आई ट्राई टू पुल द क्विल्ट अप टू माई कोल्ड बैक। अब उसकी जो पीठ थी वो ठंडी हो चुकी थी, क्विल्ट होता कंबल, अब उसने जो भी कंबल या रजाई ले रखी थी वो उसको ऊपर की तरफ अपनी बैक की तरफ खींचता है क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। ही वॉज फीलिंग कोल्ड सो ही पुल्ड द क्विल्ट अप टू हिज बैक। बट ओ द कंगड़ी shook and the cold helpless ashes kissed my feet. The pull made the कंगड़ी shake. The cold ashes kissed his feet. अब जैसे ही वो अपनी रजाई को खींचता है, अपने कंबल को खींचता है, तो जो उसने कांगड़ी ले रखी थी, क्योंकि कश्मीर की जो बात कर रहे हैं वहां बहुत ठंड होती है तो लोग कांगड़ियां लेते हैं। कांगड़ी मीन्स उसमें आग जला के अपनी रजाई में रखते हैं गर्म करने के लिए, जस्ट लाइक ब्लोर जैसे होता था। आज के जमाने में हम लोग ब्लोर वगैरह लगाते हैं अपने आप को गर्म करने में, तो पुराने जमाने में लोग कांगड़ी लेते थे, उसमें कोयला गर्म करके बीच में रखते थे अपने आप को गर्म करने के लिए। अब जैसे ही वो अपनी रजाई को खींचता है तो उसने जो कांगड़ी अपने बीच में रजाई के बीच में रखी होती है वो हिल जाती है। उसकी जो राख थी एशेस, मैंने उसमें जो उसने कोयला डाला उसकी जो राख थी वो भी ठंडी हो चुकी थी और उसके पाँव को टच करती है। While the owl hooted outside,
Oh wow to you, oh wow. The owl hooted outside. जो owl था वो क्या कर रहा था, अगर आपने सुना हो कभी अपने बड़ों से तो क्या कहते हैं कि ये जो owl होता है जब रात को बोलता है तो अपशुगनी जैसी मीन्स hooted करता है, आवाजें निकालता है. The owl seemed to be saying that the poet would not have no peace of mind. Fain would I have raised a cry of lament had my heart stood by me. अब जब आउल ऐसी ऐसी आवाजें बाहर निकाल रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि उन आवाजों में, आउल की जो आवाजें हैं उसमें ये लग रहा था कि वो कह रहा था कि पोइट को कि तुम्हें कहीं भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा आउल का कहने का, आउल की हूट करने का जे मतलब है जहां पे. तो पोइट को हर तरफ डर ही डर लग रहा था अपने आसपास. Suddenly, I called to my mind my darling son. How rapidly did he listen to my bedtime tale last night? When I told him of the agony of the oyster in his travels, but he only heard part of the tale when sleep overtook him. I rose like a moonstruck man and turned on the light, and found him lying by the wall like a mushroom on the mound, in deep slumber with fragrant blossom blooming on the lips, and a drop of sweat dawned afresh, playing on his brow. Perchance he was dreaming the rest of the tale, perchance the oyster had delivered forth a pearl. In these lines, the poet says that he remembered his dear son who had heard his bedtime story last night. पोइट जहां पे कहता है उसको एकदम से जो उसका बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करता था उसके बारे में उसकी जो सोच है उसके दिमाग में आ गई, उसके बारे में वो सोचने लगा. हाउ रैपिडली डिड ही लिसन टू माई बेड टाइम टेल लास्ट नाइट. टेल होगा कहानी, कैसे वो उसको बेड टाइम स्टोरी सुना रहा था जिसमें उसने क्या सुनाया. व्हेन आई वो टोल्ड हिम ऑफ द agony of the oyster in his travels, he remembered he had told him of the acute pain of the oyster during the labor pains. पोइट को जहां पे याद आता है कि कैसे उसने कहानी में बताया था ऑयस्टर्स का कि जब वो लेबर पेन्स होती हैं तो उनको कितना दर्द होता है. ऑयस्टर एक तरह का सी एनिमल होता है जो कि पर्ल्स को पैदा करता है. बट ही ओनली हर्ड पार्ट ऑफ द टेल व्हेन स्लीप ओवरटुक हिम. बट क्या होता है, द बॉय हैड नॉट बीन एबल टू हियर द कंप्लीट टेल, कंप्लीट स्टोरी, कि द बॉय हैड गॉन टू स्लीप. वो जो पोइट का बेटा होता है वो पूरी कहानी नहीं सुन पाता क्योंकि कहानी सुनते सुनते उसको नींद आ जाती है, स्लीप उसको ओवरटुक कर लेती है तो वो पूरी कहानी को सुन नहीं पाता. The poet was worried about the welfare of his son. He feared that he might suffer for the violent act he has committed. तो पोइट के दिमाग में बातें आती जाती हैं, उसको लगता है कि जो उसने कुछ गलत किया है अपनी लाइफ में तो उसका जो भी उसका जो भुगतान है उसके बेटे को कहीं ना करना पड़े. उसके जो वायलेंट एक्ट थे उसके लिए उसके बेटे को कहीं भी कुछ नुकसान ना हो, इसलिए वो एकदम से पागल इंसानों की तरह उठता है. आई रोज लाइक ए मूनस्ट्रक मैन एंड टर्न्ड ऑन द लाइट. और मैं पागलों की तरह उठा और मैंने जल्दी से अपने बेटे के जो कमरा था उसकी लाइट ऑन की. एंड फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट. और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, he found his son asleep by the wall like a mushroom on the mountain. उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ है, लाइन मैंने लेटा हुआ है, कैसे वॉल दीवार के साथ लेटा हुआ है जैसे कि किसी पहाड़ के ऊपर कोई मशरूम लगी होती है, इस तरह से उसका बेटा दीवार के साथ चिपक के सोया हुआ था. In deep slumber with fragrant
blossoms blooming on the lips and a drop of sweat dawned fresh playing on his brow। और लेटे लेटे उसके जो ब्रो थे उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ स्वेट मैंने पसीना आया हुआ था, उसके ब्रो के ऊपर पसीना आया हुआ था। तो उस पसीने को देख के उसको ऐसा लगा कि जैसे कि वो कोई कोई ड्रीम देख रहा है, उसका बेटा कोई ड्रीम देख रहा है। रिपोर्ट थॉट एज though his son was dreaming the remaining part of the बेड टाइम टेल। और उसको क्या लगा कौन सा ड्रीम आ रहा है उसके दिमाग में, जो कि बेड टाइम टेल थी। जब वो सोते वक्त उसने जो उसको कहानी सुनाई थी, वो कहानी जो अधूरी रह चुकी थी, उसी बारे में उसके बेटे को कोई सपना आ रहा है। Perchance he was dreaming the rest of the tale. Perchance the oyster has labored forth a pearl. उसको ये लगा कि उसके बेटे को वही जो कहानी आधी रह चुकी है वो उसके सपने में उसको दिख रही है। और परचांस द ऑयस्टर, ऑयस्टर भी जैसे मैंने पहले आपको बताया एक सी एनिमल होता है जो कि पर्ल को पैदा करता है। तो जैसे जैसे पोइम खत्म हो जाती है तो उसको लगता है कि जो ऑयस्टर है उसने एक पर्ल को पैदा किया है। मीन्स उम्मीद उसके दिमाग जो उसके दिमाग में जो निराशा थी, वो चिंता थी, वो खत्म हो जाती है और एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि हाँ, अगर ऑयस्टर इतनी पेन्स के बाद एक पर्ल पैदा कर सकती है तो जो भी है, हम अगर मुझे भी इस तरह से मेरे दिमाग में कोई अगर गलत बातें आ रही हैं तो मुझे होप करना चाहिए, अपने दिमाग के अंदर से ये बातें जो हैं निराशा भरी निकाल देनी चाहिए और आशा की किरण नजर आती है। इस तरह से जो पोइम स्टार्ट हुई डिसअपियर के ऊपर, वो एक होप के साथ खत्म हो जाती है। इस तरह से जो हमारी पोइम थी ये भी खत्म हो जाती है इसी के साथ। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी लेसन में क्लास 12 में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उसका कोई तो कोई रिप्लाई करूं। अगर आपको क्लास 10 के भी कोई वीडियोस चाहिए तो उसके पूरे सिलेबस के मैंने वीडियोस बना रखे हैं और लिंक्स भी नीचे वीडियोस में डाल रखे हैं, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।